हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो हम यहाँ जो बायोलॉजी के हम इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू को देखेंगे, जो हमारे किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं। और ये हमारे जो फॉरेस्टर आदि का एग्ज़ाम होगा, जो उत्तराखंड वन दरोगा का एग्ज़ाम होगा, और कोई भी जो साइंस के एग्ज़ाम होंगे उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे इसमें हमारा पहला प्रश्न है कि कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, यानी द पावर ऑफ हाउस ऑफ सेल। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है। इसे माइट्रोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का शक्ति ग्रह या शक्ति स्रोत बोला जाता है। और यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जुड़ सकते हैं। तो देख सकते हैं, जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल को छोड़कर शेष सभी सजीव पादप व जंतु कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य में अनियमित रूप से बिखरे हुए द्वीप एकक पर्दायुक्त कोशिका यानी ऑर्गेनल को सूत्रकणिका, इसे हिंदी में सूत्रकणिका बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को या माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। जीवाणु और नीलहरित शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया को छोड़ के ये सभी से सजीवों में पाया जाता है। और श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। और श्वसन से संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं साइटोप्लाज्म में होती हैं तथा शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। चूँकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन अंग या ऊर्जा घर कहते हैं, पावर हाउस। फिर निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें प्रोटीन कोडन वाला उस इसका अपना आनुवंशिक पदार्थ नहीं पाया जाता है, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल डज नॉट पोसेस इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल अकॉर्डिंग प्रोटीन। तो इसका कौन सा होगा हमारा राइबोसोम। ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम जो होगा इसका सही होगा। तो राइबोसोम को सबसे पहले जो 1953 में राइबंस एवं ब्राउन नामक वैज्ञानिकों ने सेम की जड़ों की कोशिकाओं में देखा था। बाद में पेलेट नामक वैज्ञानिक ने 1955 में जंतु कोशिकाओं में देखा। यह अंतःपर्दा जालिका की झिल्लियों की सतह पर सटे होते हैं या फिर अकेले या गुच्छे में कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं। और ये रचनाएं जो होती हैं प्रोटीन एवं आरएनए की बनी होती हैं। तो किससे बनी होती है? प्रोटीन और आरएनए से बनी होती हैं ये रचनाएं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, लेकिन इसका स्वयं का प्रोटीन कोडन या आनुवंशिक पदार्थ नहीं पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और जो प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है वो भी राइबोसोम को ही बोला जाता है। फिर अगला देखेंगे हम कि वर्णयुक्त प्रकाश और प्रकाश परावर्तक कोशिकाएं हैं। तो ये कौन सी होती है हमारी? तो इसे बोलते हैं सी, क्रोमेटोफोर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा, क्रोमेटोफोर। तो क्रोमेटोफोर वर्णयुक्त और प्रकाश परावर्तक कोशिकाएं हैं और यह उभयचर मछली सरीसृप जानवरों की एक विस्तृत श्रृंखला में पाए जाते हैं। क्रोमेटोफोर मुख्य रूप से एक्टोथर्मिक जानवरों में त्वचा और आंखों के रंग पैदा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये क्रोमेटोफोर होते हैं इसके लिए उत्तरदायी। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चिकने अंतःपर्दव्य जालिका द्वारा संपन्न नहीं होता, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट कैरिड आउट बाय द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसके द्वारा कौन सा कार्य नहीं होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण। ये चिकने अंतःपर्दव्य जालिका द्वारा संपन्न नहीं होता है। तो राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर अंतःपर्दव्य जालिका को दो प्रकार की होती है। तो जो अंतःपर्दव्य जालिका होती हैं ये भी हमारे दो प्रकार की होती हैं, यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहली होगी हमारी खुरदरी वाली, यानी रफ वाली होती है, जो अंतःपर्दव्य जालिका तंत्र जो सामान्यतः प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती है। जो खुरदरी वाली होगी ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती है और जो इनकी बाहरी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं। जबकि दूसरी चिकनी अंतःपर्दव्य जालिका तंत्र होती है, ये इसमें राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं। यह लिपिड संश्लेषण का मुख्य स्थल होती है, यह प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेती। तो जो हमारी चिकनी वाली होती है ये हमारी प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेती है और लिपिड संश्लेषण में मुख्य भाग लेती है। फिर जब यदि किसी अज्ञात दुर्घटना के कारण एक व्यक्ति के पेट की भित्तियों की अम्ल स्रावी कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव अणु का पाचन सबसे अधिक मात्रा में प्रभावित होगा? तो देख सकते हैं एक्सीडेंट में हो रहा है, तो इस केस में क्या होगा पूछा है कि जैव अणु का पाचन सबसे अधिक मात्रा में कौन करेगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा केवल प्रोटीन। ये हमारा ज़्यादा इफेक्ट प्रोटीन में पड़ेगा। तो आमाशय की भीतरी दीवार पर स्तंभाकर एपिथेलियम कोशिकाओं का स्तर होता है। कोशिकाओं का यह स्तर जगह जगह अंदर की ओर धंसा होता है। यह धंसे भाग की कोशिकाएं जठर ग्रंथि का निर्माण करती हैं, जो आमाशय में जठर रस का स्राव करती हैं। और जठर रस में क्या होता है? हमारा HCl पाया जाता है। श्लेषा या म्यूकस निष्क्रिय पेप्सिनोजन होता है और जो हमारा HCl का स्राव अम्लजन कोशिका यानी ऑक्सीनेटिक सेल से होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय
पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में परिवर्तित करता है और ये पेप्सिन भोजन के प्रोटीन का पाचन करता है। तो पेप्सिन एंजाइम इसके लिए उत्तरदायी होता है और पेप्टोन में परिवर्तित करता है। पेट की अम्लस्रावी कोशिकाओं के क्षतिग्रस्त हो जाने से प्रोटीन का पाचन सबसे अधिक मात्रा में प्रभावित होगा। फिर है हमारा कि मेलानिन एक प्राकृतिक वर्णक है जो मानव त्वचा, बाल और परितारिका आइरिस को रंग प्रदान करता है। यह किससे सुरक्षा प्रदान करता है? तो यह हमारे यूवी रेडियंस से हमारी सुरक्षा प्रदान करता है मेलेनिन। यह भी बहुत बार पूछा जाता है। तो मेलेनिन एक प्राकृतिक वर्णक है जो मानव त्वचा, बाल और परिचारिका को रंग प्रदान करता है। त्वचा की मेलानोसाइट्स नामक कोशिकाएं शरीर में मेलानिन का निर्माण करती है और यह एक प्राकृतिक सन स्क्रीन का काम भी करता है जो त्वचा को पराबैंगनी विकिरण यानी यूवी रेस से सुरक्षा प्रदान करता है। सांवली त्वचा में मेलानिन जो होता है अधिक और गोरी त्वचा में कम होता है। मेलानिन के तेज़ी से बढ़ने के कारण स्किन पिगमेंटेशन की समस्या होने लगती है जिससे चेहरे पर काले धब्बे पड़ने लगते हैं। फिर हमारा अक्सर सुर्खियों में रहने वाले स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो स्टेम कोशिकाओं के बारे में हमने कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 होगा हमारा ये सही है कि स्टेम कोशिकाएं नई औषधियों को परखने के लिए प्रयोग में लाई जा सकती हैं। ये सही है। और स्टेम कोशिकाएं जो होती हैं चिकित्सा थेरेपी के लिए प्रयोग में लाई जा सकती हैं। तो 2 और 3 जो हमारा सही होगा। फिर हमारा 1665 में जिस जीव वैज्ञानिक ने कोशिका के वैज्ञानिक कार्य की खोज की थी वो कौन थे? तो रॉबर्ट हुक ने ही हमारी कोशिका की खोज की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। फिर है हमारा कि प्रक्रमित कोशिका की मृत्यु की कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं। तो इसे हम एपोटोसिस के बोलते हैं। तो एक्रमित कोशिका मृत्यु की कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को एपोटोप्सिस कहते हैं और प्रत्येक प्राणी के विकास के दौरान अनेक पुरानी और टूटी फूटी कोशिकाएं बेकार हो जाने पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नष्ट हो जाती हैं और कोशिका के नष्ट होने की इस प्रक्रिया को हमारा एपोटोसिस कहा या तयशुदा कोशिका मृत्यु कहा जाता है कहते हैं। फिर पीत पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है? तो ये अंडाशय में पाई जाती हैं। तो स्त्रियों के ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन अंडाशय के अंडोत्सर्ग में प्रेरित करता है जिससे कार्पस ल्यूटियम का विकास होता है। इससे निकलने वाला प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी ल्यूटिनाइजिंग द्वारा प्रेरित होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक। फिर अति विवादास्पद भ्रूणी स्टेम कोशिकाओं के विकल्प के रूप में कौन बायोएथिकल गैर विवादास्पद स्टेम कोशिकाओं का स्रोत है? तो इसका जो होगा हमारा अस्थि मज्जा से व्युत्पन्न स्टेम कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। हमारा क्वेश्चन है कि शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं के विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता होती है और जो कई गंभीर बीमारियों का शोध का केंद्र बिंदु है उन्हें कहते हैं। तो इन्हें भी जो हम बोलेंगे तो ये भी हमारा स्टेम कोशिकाएं होते हैं। अभी इनके बारे में देखा था हमने, स्टेम कोशिकाएं होते हैं। फिर हमारा कि पादप कोशिका यानी जो हमारी प्लांट सेल होती है ये हमारे किस प्रकार एनिमल सेल से भिन्न होती है? तो कोशिका भित्ति के द्वारा ये भिन्न होती है क्योंकि जो सेल वॉल होती है ये पादप कोशिकाओं में पाई जाती है केवल। तो इनमें कुछ निम्नलिखित भिन्नताएं होती है। पादप कोशिका में सेलुलोज से बनी कोशिकाएं भित्ति होती है जबकि जंतु कोशिका में भित्ति या सेलुलोज ही नहीं पाया जाता है। और पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट एवं बड़ी बड़ी रसधानी होती हैं जबकि जंतु कोशिका में इनका अभाव होता है। तो 2 मेन डिफरेंस होते हैं हमारे। फिर जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है? तो सेलुलोज की कोशिका भित्ति जो होती है जंतु कोशिका में हमारी अनुपस्थित होती है। फिर हमारा कि नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि? तो क्यों नहीं होता है नाखून काटते समय दर्द हमारा? तो इसका जो होगा हमारा कि नाखून जो होते हैं ये मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है, यानी इनमें ब्लड सर्कुलेशन ही नहीं होता है जिस कारण हमारा दर्द नहीं होता है हमें। और देख सकते हैं मानव शरीर के बाल और नाखून जो होते हैं ये केराटिन और प्रोटीन से बने होते हैं। ये मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ स्टेम सेल इन क्रेटर्स? तो इसका जो होगा हमारा डी, ये केवल भ्रूण में पाई जाती हैं। तो ये जो होते हैं हमारे केवल भ्रूण में पाई जाती हैं स्तंभ कोशिकाओं के पर। फिर हाल ही में प्रथम बार किस देश के वैज्ञानिकों ने स्टेम सेल्स से मनुष्य की लीवर कोशिकाओं की रचना की है? तो ये जापान ने की है हमारी।
तो विश्व में प्रथम बार जापान के वैज्ञानिकों ने जो है स्टेम सेल से मनुष्य की लीवर कोशिकाओं की रचना करने में सफलता प्राप्त की है। फिर प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो प्रोटीन निर्माण के लिए अभी देखा था हमने राइबोसोम और अंतःपरद्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम, ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। अंतःपरद्रव्य जालिका के मुख्य कार्य उनकी वसाओं के प्रोटीन संश्लेषण करना है, जो कि विभिन्न झिल्लियों जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। और राइबोसोम प्रोटीन और आरएनए की बनी होती हैं। राइबोसोम जो होता है प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है और अंतःपरद्रव्य जालिका की सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं, अतः ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। फिर हमारी प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो यह होती है हमारी ए एंड बी यानी प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है हमारी प्लाज्मा झिल्ली। और यह जंतु तथा वनस्पति कोशिकाओं दोनों में पाई जाती हैं। तो कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाई जाती है, जबकि पौधों में विकसित त्रिस्तरीय कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो मुख्य रूप से सेलुलोज से बनी होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, बल्कि कोशिका जीव द्रव्य यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ढकी रहती है। फिर नाभिक के अलावा कोशिका की किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? यानी विच ऑर्गेनल इन द सेल बिसाइड न्यूक्लियस कंटेन डीएनए? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है नाभिक के अलावा। तो डीएनए केंद्रक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। जो डीएनए होता है केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। यह आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। और प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम द्वारा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया लगभग सभी यूकेरियोटिक पौधे और जंतु में पाया जाता है। वही नील हरित शैवालों और जीवाणु में यह नहीं पाया जाता है, यानी साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। फिर निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में डीएनए होता है? यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल कंटेन डीएनए? तो ये कौन कंटेन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है हमारा डीएनए कंटेन करता है, हमने पहले देख लिया है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकांग कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? तो हमारे जो श्वसन के लिए कौन सा उत्तरदायी होगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है हमने देखा था, इसे ही हम पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। तो ये हमारे श्वसन के लिए उत्तरदायी है माइटोकॉन्ड्रिया। फिर जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो वो है हमारा वाटर। ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है जीव द्रव्य में। तो जीव द्रव्य को कोशिका द्रव्य भी बोलते हैं इसे। और जीव द्रव्य जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा अनेक कार्बनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पदार्थों से मिलकर बनता है। इसमें जो होता है जल की मात्रा लगभग 80%, प्रोटीन 15%, वसा 3%, कार्बोहाइड्रेट 1 और अकार्बनिक लवण जो होता है 1% होता है। निम्नलिखित में से कोशिका अंगों में से कौन सा एक अर्धपारगम्य है? यानी इस जो सेमी परमेबल है वो कौन सा है बताना है। तो ए एंड बी जो होगा कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन आर परमेबल, सेमी परमेबल। तो कोशिका के अंदर विभिन्न अंग पाए जाते हैं जिन्हें कोशिकांग कहा जाता है, जैसे कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक। कोशिका झिल्ली जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। और यह झिल्ली जो होती है जीवित एवं अर्धपारगम्य है, चूँकि इस झिल्ली से कुछ पदार्थ ही अंदर बाहर जा सकते हैं, यानी जो हम सेलेक्टिव जो पदार्थ होंगे वही जा सकते हैं। फिर कोशिका कला वर्णात्मक पारगम्य होती है क्योंकि, तो ये सेलेक्टिवली परमेबल होती है। क्यों होती है पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा, इसका जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों होगा? यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन की कोशिका में से होने देती है, जबकि अन्य परमाणु के संचलन को रोक देती है। तो जिन्हें जाने देगी, जो इसके लिए आवश्यक होंगे उन्हीं को जाने देगी और अनावश्यक को नहीं जाने देती है। इस कारण ये चयनात्मक पारगम्य होती है या वर्णात्मक पारगम्य। फिर निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राणी कोशिकाओं में विद्यमान है? यानी जो हमारा एनिमल सेल में पाया जाता है वो कौन सा है इसमें समूह? तो इसमें देखेंगे तो हम सी जो है यानी केंद्रक, कोशिका कला, सूत्रकणिका और कोशिका द्रव्य, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ये हमारे इसमें पाए जाते हैं। तो देख सकते हैं कि डिटेल की प्राणी कोशिकाओं में केंद्रक, कोशिका कला, सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य विद्यमान होते हैं। जीवाणु एवं वनस्पति कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। प्राणी कोशिका में जो होता है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो वही ये डिटेल में बताया है। फिर है मानव शरीर में होता है, तो इसका जो होगा लगभग 70% पानी जो होता है मानव शरीर में होता है। फिर है प्राणी कोशिका में कोशिकीय श्वसन का स्थान कौन सा है? तो श्वसन जो होगा अभी देखा था हमने माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। फिर है किसी प्राणी कोशिका के अंदर जीव द्रव्य में सर्वाधिक
बहुल अकार्बनिक संगठन कौन सा है? तो वो जल जो होता है ये हमारा बहुत ज़्यादा होता है, सर्वाधिक बहुल 90% पाया जाता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकांग प्राणी कोशिका में अनुपस्थित होता है? तो सेल वॉल जो देखा था हमने ये हमारे जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक उपापचय की क्षमता पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया, वृद्धि और जनन जैसे जीवन के गुणों को दर्शाने वाली लघुत्तम इकाई है? तो ये होता है हमारा डी, कोशिका। तो ये देख सकते हैं ये हमारे जीवन की एक रचनात्मक और मौलिक इकाई है और 1665 में रॉबर्ट हुक ने इसे कोशिका नाम दिया था। तो डिटेल पढ़ सकते हो। इसकी जो मूल घटक है वो है हमारे कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य केंद्रक। और कोशिका की जीव अवस्था सभी विभिन्न रासायनिक क्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है और कोशिका द्रव्य में ही माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉइल, राइबोसोम इत्यादि पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी? तो वो रॉबर्ट हुक ने की थी। ल्यूवन हॉग ने जीवित कोशिका की खोज की थी। फिर अगला हमारा निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये हमारे प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, जैसे हमारे मोनेरा आदि में नहीं पाया जाता है, साइनोबैक्टीरिया, जीवाणु। और देख सकते हैं जो प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रारंभिक कोशिकाएं कहलाती हैं, इनमें केंद्रक कला यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, स्पष्ट केंद्रक का भाव होता है। इसके अतिरिक्त इनमें गोल्गी तंत्र, सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं। इनके गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरियोज, रिएक्टिसिया तथा नील हरित शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया और यूकैरियोटिक सुबेद की कोशिकाएं हैं जिनमें गोल्गी तंत्र, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया यह उपस्थित रहता है यूकैरियोटिक में। फिर निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? तो एक हमें समूह बताना है जिसमें डीएनए पाया जाता है। तो ये हमने पहले भी देखा था, सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट, इसमें जो होता है हमारा डीएनए पाया जाता है। फिर ये और आगे क्वेश्चन वाला कि चिकनी अंतर्प्रदेवी जालिका यानी SER, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसमें अनुपूरक इसका कार्य क्या है? जो एक है तो इसका होगा लिपिड संश्लेषण, और जो रफ वाली होगी यानी RER जो होगा हमारा, यह होगा हमारे प्रोटीन संश्लेषण के लिए। तो देख सकते हैं जो चिकनी अंतर्प्रदेवी जालिका यानी SER होता है, बाहरी कला चिकनी होती है क्योंकि इस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते। इनका कार्य जो होता है लिपिड संश्लेषण होता है। और जो कणिकामयी यानी जो रफ वाली होती हैं, इनमें हमारी राइबोसोम पाए जाते हैं और इनका कार्य प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेना है। फिर स्तनधारियों की कोशिका में निम्नलिखित में से किस अंग में जल अपघटनीय एंजाइम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? तो ये लाइसोसोम में पाए जाते हैं हमारे जल अपघटनीय एंजाइम। तो लाइसोसोम कोशिका अंग के जल अपघटनीय एंजाइम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। लाइसोसोम सभी जीवों में पाए जाते हैं केवल RBC में छोड़कर, और इसके जीवों को इसी को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, यानी सुसाइड बैग ऑफ सेल। निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें नाभिकीय अम्ल नहीं पाया जाता है? तो नाभिकीय अम्ल किसमें नहीं पाया जाता? जो जीव द्रव्य कला यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमारा नाभिकीय अम्ल नहीं पाया जाता है। तो न्यूक्लिक अम्ल एक बहुत जटिल कार्बनिक अम्ल होता है। यह पेंटोज, शर्करा, फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेस से बना होता है। और न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का होता है, DNA और RNA। DNA विशेष रूप से क्रोमेटिन से बना होता है, परंतु हरित लवण और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। फिर अगला देखेंगे यानी माइटोकॉन्ड्रिया निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने में समर्थ है? तो ये हमारे उनके अपने प्रोटीनों का इसमें उत्पादन के लिए समर्थ है। तो सूत्रकणिका जो होता है ये हमारे यूटिक, तो देख सकते हैं सूत्रकणिका यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सभी खाद्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन का ऑक्सीकरण होता है और फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। और जो एनर्जी होगी वो हमारी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट AT के रूप में संचित होती है। और शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य के लिए ATP में संचित ऊर्जा का उपयोग करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में उसका अपना DNA तथा राइबोसोम होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। फिर हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? तो वो D होगा हमारा सेल बॉल जो होता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका अंग किसी कोशिका के सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है? तो हमने देखा था लाइसोसोम को ही आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग जाना जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।